आवाज सब तक आ रही है? यस सर। यस सर। दो 4 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। माइक बंद कर लीजिए अपना, अनावश्यक रूप से माइक न खोलें। चलिए शुरू किया जाए। देख लेते हैं कौन कौन आ चुका है। रवि तिवारी, आस्था, अनुराधा, अभिषेक, हर्ष, रवि, मनीष, दीपक, सालू, अनमोल, हरेंद्र, अमित, अरुण, अंजलि, शुभांशु, राज, कौशल, वीर विक्रम, यशमान, संजय। चलिए देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई बताएगा? आवाज आ रही है सब तक? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती थी तब क्या आता था? ये रिलेशन आता था, और एक रिलेशन होता था माइनस ई डॉट डी आर। ये दो रिलेशन हम लोगों ने कल देखे थे। आज हम लोगों को पढ़ना है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हिंदी में जिसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। देखिए नाम से ही क्लियर है कि ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक पॉइंट का विभव क्या हो, एक समान हो, या पोटेंशियल कैसा हो, एक समान हो, उसे क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ रहे हैं? ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, एक समान हो, एक जैसा हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अब इससे अगर मैं आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखूं, या इससे मैं आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखूं, या इससे आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल, या आर डिस्टेंस पर इधर, आर पर इधर, या आर पर इधर, इन जरा सब पॉइंट्स को मिलाइए। या आर पर इधर। अब देखिए इस प्लस क्यू से इस आर पर, इस पॉइंट का नाम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अब बताइए पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए कितना होगा? के प्लस क्यू अपॉन आर। अच्छा, अगर पॉइंट बी का पोटेंशियल देखना हो तो क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर। पॉइंट सी का पोटेंशियल भी क्या होगा? के क्यू अपॉन आर। इसी तरह पॉइंट डी का भी के क्यू अपॉन आर, और एंड सो ऑन। ये क्या है? एक स्फीयर। ये एक आर रेडियस का क्या बनाया है? स्फीयर। और इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इतना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्फीयर है ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है।
क्योंकि इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आप यहां देखेंगे, चाहे यहां देखें, चाहे यहां देखें, यहां हर जगह पोटेंशियल क्या है, एक जैसा है। और कितना है, के क्यू बटे आर, के क्यू अपॉन आर। तो ऐसा पृष्ठ क्या होगा हमारा, समविभव पृष्ठ। क्लियर है? अब देखिए यहीं से आपको डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any two points on equipotential surface is zero। कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं भी दो पॉइंट का, कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। अच्छा, अगर मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल्टा वी निकालना है, मान लीजिए किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो चलिए मैंने किया वीबी माइनस वीए। वीबी कितना था, के क्यू अपॉन आर, और वीए भी कितना है, के क्यू अपॉन आर, क्या मिलेगा, जीरो। कोई भी दो पॉइंट लेते चले जाओ, क्योंकि सबका पोटेंशियल एक जैसा है, तो जैसे ही आप डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। अब इसी की मदद से आप दूसरा देख सकते हैं, क्या, वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point on equipotential surface, EPS लिख दिया मैंने शॉर्ट में, is जीरो। कह रहा है कि अगर कोई चार्ज को हम यहां से यहां तक लेकर जा रहे हैं, या यहां से यहां तक इस सरफेस में कहीं भी लेकर जा रहे हैं, तो वर्क डन हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों, आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आपने कैसे डिफाइन किया था, W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, या Q जो भी कुछ है। अब डेल्टा भी जीरो है, सिंस डेल्टा भी क्या है, जीरो है, देखिए यहां से, तो W एक्सटर्नल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। समझ रहे हैं बात को? सर ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस। अब देखिए तीसरा क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस के क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर। तो लिख सकते हैं आप, डायरेक्शन ऑफ E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू EPS, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। क्लियर है? ये क्या हो गया, नंबर सर 3। हाँ बोलो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और किसी को सर ऐसी समस्या? स्क्रीन अटक गई है। यस सर, बीच में क्लियर नहीं आ फोकस रहा डाउन हो गया है। फोकस खराब है? यस सर। एक सेकेंड रुकिएगा। अब बताइए, देखिए आया क्या? ब्लर भी यस हो सर, रहा अभी दिख रहा है। अभी आ रहा है? ब्लर नहीं हो सर। रहा था। यस आप क्लियर है। क्लियर है अब? यस सर, अब आ रहा है। हाँ सर, क्लियर है। देखिए 3 पॉइंट आपने देख लिए। चौथा पॉइंट जो है, जो पॉइंट किसके लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, कि दो माइक बंद कर लीजिए। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट, माइक बंद करो, क्योंकि किसका माइक खुला भैया? जिसका खुला उसको पता ही नहीं है कि मेरा माइक खुला है, बंद कर लो।
हमने पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसी तरह यहां पर भी है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। चलिए मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता हूं। एक सरफेस ऐसे है और एक सरफेस ऐसे है। अब क्योंकि बोर्ड 2D है तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो देखिए मैं हाथ से समझाता हूं आपको। एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है और एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब ये ऐसे इसको बीच से काटता हुआ, देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लीजिए कहां पर, यहां पर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस वाले सरफेस पर भी है, सरफेस 1 पर भी है और सरफेस 2 पर भी है। देखिए ये ऐसे आपने जैसे बनाया, तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किस पर आएगा, इस वाले सरफेस पर भी और इस वाले सरफेस पर भी। अब जो ये वाला सरफेस है वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, हमारे परपेंडिकुलर। और जो ये वाला सरफेस है वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे परपेंडिकुलर होगी। फिर से वही कंडीशन है कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, ऑप्शन आपको देगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, और उसमें जो है एक ऑप्शन आपको देगा कि क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा स्फेरिकल होते हैं। तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ईपीएस हमेशा क्या हो, स्फेरिकल हो। जैसे आपको याद हो जब डाइपोल पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि ये अगर आपका डाइपोल है तो इस डाइपोल का जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये जो प्लेन है पूरा, इस प्लेन पर क्या है, हर पॉइंट का पोटेंशियल 0। तो ये प्लेन भी क्या है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और ये स्फेरिकल नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ईपीएस हमेशा स्फेरिकल ही हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी सरफेस आप ले सकते हैं, अगर उस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो वो सरफेस कैसा हो जाएगा आपका, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उसको क्या होना पड़ेगा, स्फेरिकल ही होना पड़ेगा। तो इस चीज का आप याद रखेंगे। तो ये 1 2 3 4 और पांचवा ये है कि आप लिख सकते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, स्फेरिकल हो ये कोई जरूरी नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है। आप यहां लिख सकते हैं EPS can be of any shape, किसी भी शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और नॉर्मल आपकी प्लेन हो गया, किसी भी तरीके से हो सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इन पॉइंट्स को आप शॉर्ट में नोट कर लीजिए, जो है जितना आपको नोट करना हो। सर थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ सर, क्लियर नहीं हो रहा। थर्ड पॉइंट पर लिखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस। ईपीएस का मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है।
सर क्या इलेक्ट्रिक हो गया फील्ड सर। भी यूनिफॉर्म होती है? जी फिर से बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होती है, मतलब जहाँ पे ये अब देखिए इस पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल आपने देखा कितना है, के क्यू अपॉन आर। अब अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे तो कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। बी पर भी कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इसके सरफेस पर कांस्टेंट है। ठीक है। ओके सर। सर क्या सर, आज जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल है जी सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दोनों जी चीज जी मतलब सर सेम आएगा कि डिफरेंट रहेगा? नहीं बेटा, इन कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आर स्क्वायर होगा ना नीचे, पोटेंशियल में तो आर है। नहीं सर, जैसे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड सर यहाँ पे आर स्क्वायर है इतना, मतलब के क्यू अपन आर स्क्वायर है, और हम्म। सभी सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है के क्यू अपन आर है, क्या सभी हम्म। पॉइंट पे ये दोनों मतलब वैसे ही रहेंगे? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो क्या मिलेगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट सर जो वो लाइनर सरफेस हो जाएगा जब, जैसे उसके परपेंडिकुलर जब हो जाता है तो सर वहां पे तो सर फिर चेंज हो जाती है और यहाँ पे नहीं होती है नहीं, कहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो सर। जाती है। वो रहता है सर, जो आवेश के परपेंडिकुलर हो जाता है, जो लंबवत जो होता है वहां पे वो विभव जो होता है शून्य हो जाता है, मतलब नहीं सेम इस हो जाता है सभी पॉइंट्स पे। अरे वो डाइपोल है यार, वो दोनों मिलाकर है, ये पूरा एक सिस्टम है, ये केवल एक चार्ज नहीं है, यहाँ पर केवल एक चार्ज है। इसकी बात कर रहे हो। यस सर। नहीं वो तो, ये तो डाइपोल है ना, ये तो द्विध्रुव है, ये तो अलग चीज हो गई ना। ये एक स्पेशल कंडीशन है, इसके लिए आपको मैंने बताया भी था कि इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर ये इस केस की बात हो रही है। ठीक है ना, केसेस बदलते जाएंगे तो सिचुएशन बदलती जाएगी। अगर आप इसकी बात ओके करेंगे, सर। अगर आप इसकी बात देखो, सिंगल चार्ज के लिए तो ये ट्रू है कि E और V दोनों क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर दो चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या आती है बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी यहाँ पर के पी अपॉन एक्स क्यूब, अगर ये डिस्टेंस एक्स है, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पर क्या आता था, जीरो। तो ये स्पेशल केस है, ये किसका केस है, ये डाइपोल का केस है। यहाँ पर आप सिंगल यस चार्ज की बात सर। कर ओके रहे हैं। सर। ठीक है ना, ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। ओके सर। और बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन। और किसी को कोई कंफ्यूजन है। सर डायरेक्शन ऑफ ई सर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्विस कैसे हो जाता है? देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपने जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला वीडियो देखा हो तो आपको बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो रेडियली आउटवर्ड निकलती है। कैसी निकलती है, जी जी रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब रेडियस के अलोंग। तो इसकी रेडियस क्या है, ये है। ठीक है, इस रेडियस के अलोंग क्या चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपने पढ़ा होगा किसी भी सर्किल या स्फीयर की जो रेडियस होती है वो उसके सरफेस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये जी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। तो ये रेडियस इस सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, या अगर आप निगेटिव चार्ज लेंगे तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। लेकिन इनवर्ड होने पर भी ये रेडियस के अलॉन्ग ही तो है। तो रेडियस और सरफेस क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर। जी सर। और बताइए। और किसी को इसमें कुछ पूछना है। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
सर क्या मतलब ये भी संभव कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हो कुछ ना कुछ? ऐसा मेरे समझ से तो नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th वाली फिजिक्स में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों चैप्टर बहुत ही पैरेलल चलते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आपको 11th वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से आना चाहिए। अगर वो अच्छे से आता है तो यहाँ पर दिक्कत थोड़ा सा कम हो जाती है। जैसे अगर आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था वो होता था G m1m2/r, जहां पर इस तरह दो मास रखे होते थे m1 m2, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती थी r, तो ये आती थी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। चलिए हम लोग भी निकालेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या रिलेशन आने वाला है, k q1 q2/r। g की जगह यहाँ कौन आ जाता है कांस्टेंट, k m1 m2 q1 q2 बीच की डिस्टेंस। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। पहले तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ये हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये चैप्टर ऑफलाइन क्लास पे चल रहा था, कि पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे सिंपल सी बात है, पहले समझिएगा, अगर ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर हम गए, तो हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/r², पोटेंशियल यहाँ पर होता है KQ/r। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कोई बता सकता है? इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी, पोटेंशियल है इतना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यानी कि ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? E/V। E/V, ये कौन सा फॉर्मूला है? Q into V से निकाल लेंगे। अच्छा, Q/V से निकाल लेंगे। अच्छा जरा सर निकाल K के Q नॉट अपन R। K Q नॉट कहाँ है यहाँ? Q नॉट वो जो धन परीक्षण आवेश है उसको रख लेंगे तो वहां से इसकी एनर्जी निकल सकती है। नहीं, धन परीक्षण आवेश नहीं रखना ना, मैं पूछ रहा हूँ कि इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, ये इतना होता है, तो ये कितना होगा? तो याद रखिएगा। सर पोटेंशियल एनर्जी के लिए कम से कम 2 चार्ज जरूरी होते हाँ हैं। जी जी सिस्टम ऑफ बिल्कुल। चार्ज नहीं चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। चलिए एक क्लीन होती, चलो दो ले आते हैं। तो एक है ये आपका Q1, एक है Q2, बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो मेरे समझ सब लोग यही कहेंगे कि K Q1 Q2/r, सही है। ये लेकिन यहां तक पहुंचने में कुछ एजम्पशंस माने गए हैं। रूल ये कहता है, फिजिक्स ये कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन नहीं हो सकती। अगर दो चार्ज हैं तो भी डिफाइन नहीं हो सकती। जो भी डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा हमेशा डिफरेंस होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, केवल यही एक तरीका है जिसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, वो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। और फिर हम अपनी सुविधा के लिए ये मान लेते थे कि इनिशियली हमारा पॉइंट कहाँ है? इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो है। जैसे देखिए हम लोग निकालते थे V2 माइनस V1 बराबर W एक्सटर्नल, कहां से कहां? 1 से 2 डिवाइड बाई Q या Q नॉट। फिर हम कहते थे कि जो 1 है हमारा वो कहां पर है? इनफाइनाइट पर। तो V2 माइनस V इनफाइनाइट बराबर W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू 2 Q नॉट। और हम कहते थे कि जो इनफाइनाइट का पोटेंशियल है वो हम जीरो मान ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। तो V2 आता था कितना? W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू 2 अपॉन Q नॉट। तो प्रोसेस ये था
आपने ये वाला एजम्पशन माना जिसकी मदद से आप ये कर पाए, तो सेम चीज यहां पर भी है। ये क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां पर भी हम मानेंगे कि जो ये यू आई है इनिशियल जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो कहां पर है, इनफाइनाइट पर, और यू इनफाइनाइट क्या होता है, 0। ये हम मानेंगे। जब हम ये मानेंगे तब हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी बताइए तो आप उसको सबसे पहले यही बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, और किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब इसकी मदद से हमको निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आज हम लोग की कोशिश ये रहेगी आज की क्लास में कि हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे पोटेंशियल एनर्जी के वो सब खत्म कर लें। उसके बाद मंडे और ट्यूसडे 2 दिन और क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जिसमें हम लोग करेंगे केवल क्वेश्चन। क्लियर है? तो जब आप मंडे की क्लास में आएंगे तो जितना भी पढ़ाया गया है इस चैप्टर में, जब से ये क्लास चल रही है लाइव तब से, और या जो भी वीडियोस पड़े हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त आपको कॉन्सेप्ट ना बताना पड़े, समय ना खराब करिएगा। ठीक है? यस सर। चलिए ओके सर। आज कोशिश रहेगी कि सारे कॉन्सेप्ट इसके खत्म हो जाएं। पहले हम लोग आज देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना, इसके बाद देखना है हम लोग को एक इंपॉर्टेंट है डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। चलिए तो देखिए हम लोग करेंगे क्या। पहली चीज तो हमने ये जान ली कि एक सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, मतलब कम से कम 2 चार्ज होने चाहिए, कम से कम 2 चार्ज होने चाहिए। और 2 चार्ज कैसे होने चाहिए कि पहले वो कहीं और रहे हों, बाद में वो कहीं और आए, ताकि आपको क्या मिले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने मान लिया, देखिए अब इस तरह समझिएगा इसको, 2 चार्ज थे Q1 और Q2, ये दोनों रखे हुए थे इनफाइनाइट पर। क्लियर है? ठीक है, देखिए मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर क्या आने वाला है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? चलिए तो देखिए 2 चार्ज थे जो पहले कहां रखे हुए थे, इनफाइनाइट पर, तो यानी कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी U इनिशियल, क्या थी, U इनफाइनाइट। अब आपको इन दोनों चार्ज को लाकर कहीं रख के एक सिस्टम बनाना है। 2 चार्ज का एक सिस्टम बनाएंगे, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, U फाइनल। फिर आप क्या निकालेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर दिस, और बाद में U इनिशियल को क्या कर देंगे, 0। तो आपको एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आराम से मिल जाएगी। क्लियर है? यस सर। तो देखिए होना क्या क्या है। अब ये Q1 चार्ज है, इस Q1 को उठाकर मुझे यहां लाना है। ठीक है, तो इस Q1 को यहां से यहां लाना है, फिर इस Q2 को यहां से यहां लाना है, तो ये फाइनल हो जाएगा और वो इनिशियल। अब मुझे ये बताइए कि इस Q1 को लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W ऑन Q1। देखिए इस वाले में आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए Q1 को लाने में जो वर्क डन है और Q2 को लाने में वर्क डन है। तो अगर मैं यहां से WQ1 निकालना चाहूं, WQ1, तो बताइए कितना हो जाएगा, आप ध्यान से समझो, हर चीज में F.dr ना रख लिया करो। सर के Q1 Q2 अपॉन R। देखिए जो कुछ भी हम डिफाइन कर रहे हैं, ये एजम्पशंस हमेशा चलता चला आ रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। समझ रहे हैं बात को? ये एजम्पशंस हर जगह काम कर रहा है। अब इस मुझे करना क्या है, यानी कि मुझे इस Q1 को ऐसे लेकर आना है कि इस Q1 की काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। बात समझ रहे हैं? इस Q1 को इस तरह लेकर आना है कि इस Q1 की काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक आने में चेंज ना हो। तो उसका एक ही तरीका है कि इसको हम बहुत ही धीमे धीमे लेकर आए। ठीक है ना? तो धीमे धीमे लाने के लिए करना क्या है, हम एक इस पर लगाएंगे फोर्स। फोर्स कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब जरा सा इसको हमने क्या किया, पुश किया, जरा सा इसको धक्का मारा, बिल्कुल हल्का सा। तो ये धीरे 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 धीरे, अच्छा धक्का मारेंगे तो ये धीरे 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 यहाँ आता चला गया। अच्छा यहाँ पर कोई चार्ज तो ऐसा है नहीं कि जो इसका क्या करे, अपोज करे, तो ये धीरे 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 चला आ रहा था।
जब हमने देखा कि ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन पर पहुंच गया है, तो हमने दूसरी तरफ से हल्का सा पुश किया। हल्का सा पुश करने का मतलब वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल फोर्स लगाया और ये यहां पर आकर रुक गया। बात समझिएगा। अभी जब Q2 के लिए करेंगे तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हमने क्या किया, Q1 को लाना था, हमने इसको जरा सा धक्का दिया कि चलो भाई, तो ये क्या हुआ, चलना स्टार्ट किया इसने। क्योंकि फोर्स बहुत ही स्मॉल था, लगभग 0 के आसपास, तो ये बिल्कुल स्लोली 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 चला आ रहा है, जिससे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब देखा जाए तो हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम हो रहा है। तो Q1 यहां आ गया, तो हम ये मानते हैं कि जो WQ1 है वो 0 है। एक्चुअली में 0 नहीं है, लेकिन जब हम WQ2 निकालेंगे उसके रेस्पेक्ट में ये WQ1 बहुत छोटा आएगा, इसलिए हम WQ1 को क्या मानने जा रहे हैं, 0 मानने जा रहे हैं। अब समझिएगा ध्यान से कि होने क्या वाला है। अब इस Q1 से R डिस्टेंस पर मुझे इस Q2 को लेकर आना है, इस Q2 को यहां लेकर आना है। अब जब आप इस Q2 को यहां लाने की कोशिश करेंगे, भाई मान लीजिए आपने वही दिमाग लगाया कि इसको भी धक्का मार देंगे, भाई Q1 तो यहां से गायब हो चुका है, अब Q1 यहां से गायब हो चुका है, अब क्या बचा, केवल Q2। अब आप जैसे Q2 को धक्का मारेंगे तो Q1 यहां पहले से बैठा है, अब आप इसको भेजेंगे यहां से, ये क्या कहेगा कि भाई इधर भागो, अपोज करेगा सर। अपोज करेगा। तो ये आप इसको ला रहे हैं यहां और ये इसको भेज रहा है यहां, यानी कि अब आप आसानी से इसको नहीं ला सकते हैं। अब आपको कुछ ना जी कुछ सर। फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक ठाक वर्क डन करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स का अपोज करेगा। यानी कि ओवरकम वही करते हैं। हाँ, यानी कि वही कंडीशन है कि ये इस पर फोर्स इस तरफ लगा रहा होगा, आप इसको पकड़ के इस तरफ खींच रहे होंगे। क्लियर है? जी सर। तो इसको यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, यानी कि WQ2, इसको मैं जानते हैं क्या लिखने वाला हूं, इसको मैं लिखने वाला हूं Q2V। Q2V कहां से लिखा है, देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोग बनाए थे पोटेंशियल का, क्या आया था, W/Q, तो W बराबर लिखा है QV। अब जरा इसको फील करिए कि ये कैसे आया। इस Q1 चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल होगा, क्या होगा वो पोटेंशियल, KQ1/R, इसका नाम क्या है, V1। इस Q1 की वजह से V1। पोटेंशियल यहां पर क्या है, R। हाँ। ये पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल किसकी वजह से आया है, देखिए ये पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से आया है। जी अब सर। अगर इस चार्ज को लाने में हमको वर्क डन करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। और किसी हाँ सर। पोटेंशियल के रिस्पेक्ट का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, Q इंटू V। तो किसको ला V रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। V2 को। किसके किसके पोटेंशियल में लेके आ रहे हैं, इस V1 के पोटेंशियल में लेके आ रहे हैं। जरा इस V1 की वैल्यू रख दीजिए, तो K Q1/R, तो यहां से आ गया K Q1 Q2/R, ये क्या आया, WQ2। ये शॉर्ट मेथड है, अगर आप चाहें तो वो वाला मेथड भी लगा सकते हैं, पूरा फोर्स वाला जो आपने पहले किया हुआ, लेकिन उसको लगाने से भी यही आएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आया था ये भी तो वहीं से आया था। हाँ सर। तो जी सर। उस प्रोसेस को हमने छोटा किया है और कुछ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो फोर्स को मानकर वही वाला फॉर्मूला, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, तो यही फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। यही लेकिन हम सही है जानते हैं कि, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला भी वहीं से आया हुआ है, इसलिए हमने इसका यूज करके इसको छोटे में कर दिया। अब देखिए, अब आ जाइए अपने फॉर्मूले पर, ठीक है। तो यू इनिशियल आपने कहा माना था, ये देखिए यहां पर क्या चुका है, Q2। इनिशियली ये कहां Q2। पर थे, Q1 Q2 इनफाइनाइट पर, अब ये यहां आ चुके हैं। तो देखिए मैं यहां पर अगर U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या है आपका, इनफाइनाइट, निगेटिव, WQ1 0 है, WQ2 कितना है, KQ1 Q2/R। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो U फाइनल माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस KQ1 Q2/R। और ये 0 को भी हटा दीजिए, तो U फाइनल कितना आया, माइनस का KQ1 Q2/R। फिर से एक बार इसको ध्यान से समझिए, फिर से इसको एक बार ध्यान से समझिए कि कितना आ रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड होल्ड करिएगा आप, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। चलिए तो देखिए ध्यान से,
चलिए देखिए, अब देखिए जो एक माइनस आ रहा है, इस माइनस को कैसे आप एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, सबको आवाज आ रही है ना? जी सर। जी सर। अब देखिए यस सर। थोड़ा सा आपको यहीं पर किसमें जाना है, प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट में। याद करिए कि देखिए यहीं पर आइएगा, जब आप Q2 को लेकर आ रहे थे, समझिएगा, जब आप Q2 को लेकर आ रहे थे तो Q1 इस पर एक फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स लगा रहा था? K Q1 Q2 बटे R लगा रहा हाँ होगा। जी सर। इस फोर्स के अपोज में, अच्छा यही फोर्स कौन सा है आपका? कंजर्वेटिव फोर्स। यही तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, R स्क्वायर करिए। और अब इसी फोर्स के अपोज में, क्योंकि आपको चार्ज को लाना है इधर, ये चार्ज कह रहा है भाई उधर भागो, तो आपने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, जो कि क्या होगा? F एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। ठीक है ना? तो एक्चुअली में जो हम लोग यहाँ पर वर्कडन निकाले हैं, वो वर्कडन किसका निकाले हैं? F एक्सटर्नल का, W एक्सटर्नल का। हम लोग क्या निकाले हैं? ये जो हम लोग तरीका हम लोग का था जिससे ये रिजल्ट आता था, वो रिजल्ट कैसे आया है? हम लोग क्या निकाले हैं? हम लोग निकाले हैं किसकी वजह से? एक्सटर्नल की वजह से। देखिए, अब आपको याद होगा कि पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हम लोग का F एक्सटर्नल था वो निगेटिव था किसके बराबर? ये आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स था। याद है आपको? दोनों फोर्स किसमें होते हैं? जस्ट अपोजिट। ध्यान से देखिए, ये फोर्स इधर है, आप फोर्स इधर लगा रहे हैं। ठीक है? यस सर। अगर पोटेंशियल वाले डेरिवेशन में आपने ध्यान से देखा होगा कि हम लोग का जो फोर्स होता है, जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होता है? अपोजिट होता है। जो जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये किसके लिए डिफाइन है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है ना? आपने कौन सा वर्क डन निकाला है? वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, दोनों फोर्स आपस में क्या है? अपोजिट है। तो इसको आप यहां से यहां तक ना लिख के आप यहीं पर इस माइनस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं यूएफ माइनस यूआई बराबर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है भाई, ये Q1 को कौन ला रहा है? हम ला रहे हैं। हम कौन है? एक्सटर्नल एजेंट। Q2 को भी कौन ला रहा है? हम ही तो ला रहे हैं। अपने आप थोड़ा ना आ रहा है। अपने आप अगर वो आता तो अपने आप आ ही नहीं पाता, क्योंकि ये पॉजिटिव को क्या कर रहा था? रिपेल कर रहा था। ठीक है ना? तो कौन लेके आया? हम लेकर आए। तो W क्या हो गया? एक्सटर्नल। अब UF माइनस UI को आप यहीं पर एलिमिनेट कर देंगे तो क्या जाएगा? WQ1 प्लस WQ2, और ये UI आपका क्या हो चुका है? इनफाइनाइट। तो UF माइनस जीरो बराबर WQ1 है जीरो, और ये है K Q1 Q2 अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? K Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, क्या रखना है? कि आपने एजम्पशन मानना है कि इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। बिना ये एजम्पशन को माने, बिना ये एजम्पशन माने आप पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप सोचें कि केवल एक Q1 और Q2 है, R डिस्टेंस पर रखें तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें, तो आप निकाला है आपने, लेकिन ये एजम्पशन मानते हुए निकाला है कि इनिशियल सिस्टम कहां पर था? इनफाइनाइट से। कहां से लेकर आ रहे हैं? इनफाइनाइट से। क्योंकि अगर इनफाइनाइट से नहीं लेकर आते तो ये जो फॉर्मूला आपने लगाया है, ये फॉर्मूला भी वैलिड नहीं होता, क्योंकि इस फॉर्मूले में भी यही कंडीशन थी कि कहां से चार्ज को लेकर आना है? इनफाइनाइट से। देखिए कहां से लेकर आए हैं? इनफाइनाइट से। तो बात क्लियर है? खास बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि आपका क्या था? पोटेंशियल। तो यहां पर जो आप Q1 और Q2 को रखेंगे, Q1 एंड Q2 पुट विद साइन। जैसे मैंने बताया था कि पोटेंशियल में भी आपको क्या करना है? Q1 और Q2 को किसके साथ रखना है? साइन के साथ रखना है। उसी तरह यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी में भी Q1 और Q2 को कैसे रखेंगे आप? विद साइन। ठीक है? यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसा भी आपको नोट करना हो। अच्छा ये बताइए, कल क्या वो क्वेश्चन कराए गए थे कि जिसमें दो चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर पोटेंशियल कहाँ जीरो हो रहा है? ये क्वेश्चन, अच्छा हम लोगों ने ऑनलाइन वाले में किए होंगे ये क्वेश्चन। लाइव जो नहीं वीडियो है करवाए। उसमें। हाँ नहीं, यस सर करवाए। वीडियो वाली क्लास में क्वेश्चन हुआ होगा मेरे समझ से जो।
हो गया सर। चलिए, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या इसी को कहते हैं कूलाम फोर्स, और आपका कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब कैसे फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ये याद रखिएगा। गिने चुने फोर्स हैं जो कंजर्वेटिव हैं, उनको कम से कम याद रखिएगा। और कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान करना आपको ऑफलाइन क्लास जब चलती थी वहां कॉलेज में, तब आपको बताया गया था कैसे पहचान करनी है, और वहां पे प्रूफ भी कराया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है जबकि फ्रिक्शन का फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता। चलिए छोड़ दीजिए उसको, यहाँ जाइए। ये मान लीजिए कोई सिंपल सा ट्राइंगल है, यहाँ पर रखा है प्लस Q1, यहाँ पर माइनस Q2, यहाँ पर माइनस Q3, आर आर आर। आपसे कह रहा है इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। जब भी पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा आपको दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो देखिए इसमें कॉम्बिनेशन कौन सा बन सकता है, U किसका किसका, 1 और 2 का, तो 1 2, और किसका कॉम्बिनेशन बनेगा 2 और 3 का, 2 3, और किसका कॉम्बिनेशन बनेगा 3 और 1 का। अब 1 और 2 के लिए देखिए 1 और 2 क्या हो जाएगा, K Q1, Q2 कैसा है माइनस का, तो माइनस बाहर लगा दिया, Q2 डिस्टेंस कितनी है R, U23, 2 3 में देखिए क्या हो जाएगा, K 2 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q2 Q3 बटे R फिर से आ जाएगा, और 3 1, तो देखिए यहाँ पर माइनस आने वाला है, तो माइनस K Q1 Q3 अपॉन R। कहने का मतलब ये है कि आपको दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के क्या कर देना है, एल्जेब्रिक सम यानी कि नॉर्मली ऐड कर देना है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा अब बताइएगा मुझे जरा, ये अगर कोई स्क्वायर है जिसकी साइड है ए और ए, यहाँ पर प्लस Q1 रखा है, यहाँ पर माइनस Q2 रखा है, यहाँ पर प्लस Q3 रखा है, यहाँ पर माइनस का Q4 रखा है, और आपसे पूछ रहा है ए बी सी डी, इस आपको निकालना है यू ए बी सी डी। इस ए बी सी डी स्क्वायर, तो जरा सब लोग अपने अपने कॉपी में कॉम्बिनेशन बनाएं, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे और मुझको बताएं। सब लोग कॉम्बिनेशन बनाइए और बताइए कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और कौन कौन से बन रहे हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा ए और बी का, इसी तरह एक कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा बी सी का। इस तरह जरा देखिए और बताइए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल बन सकते हैं। कुछ भी छोड़ना नहीं है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो दो के बन सकते हैं वो सब लेने हैं। 6। 6, और कोई बताए। सिक्स सर। 6 देखिए बहुत सिंपल है। पहले तो पहले आपने देखा यू का किसके साथ बनेगा, ए और बी का, फिर यू बी सी, फिर यू सी डी, फिर यू डी ए, 1 2, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब एक बनेगा सामने वाले से और एक इस सामने वाले से, यानी कि यू ए सी प्लस यू ए सी प्लस यू बी डी। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आप क्या रखेंगे, ए ए ए ए। जब इन दोनों का बनाएंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A√2। ये भी कितनी हो जाएगी, A√2। इस वाले में डिस्टेंस कितनी आनी है, A√2। क्लियर है। यस सर। चलिए तो थोड़ा अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्क डन वाले कॉन्सेप्ट पे। चलिए
देखिए समझिए जरा, कह रहा है कि एक ये ट्राइंगल था जिसकी सभी साइड्स कितनी थी 2a, सभी के वर्टिसेस पर कितना रखा था चार्ज q। हमने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया। हमने इसको क्या किया, कंप्रेस किया। कंप्रेस करने से हुआ क्या कि ये छोटा हो गया, इसकी साइड्स कितनी हो गई a, चार्ज तो अभी भी वही है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसको कंप्रेस करके यहां तक लाने में, समझ रहे हैं कि नहीं, इसको कंप्रेस करके इस तरह बनाने में, ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। समझिए ध्यान से, इसको ये बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, कोई निकाल सकता है क्या? जी सर। यस सर। चलिए यस ट्राई सर। करिए। 3k स्क्वायर अपॉन 2a। अरे वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3k स्क्वायर अपॉन a। नहीं, ए नहीं, 2a आ रहा होगा। यस सर, 2a। ठीक है, कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? देखिए इसको क्या मान लेना है कि ये फाइनल है, तो यू फाइनल, इसको मान लीजिए यू इनिशियल। तो आप जानते हैं कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, या डेल्टा यू बराबर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल। तो हम ये पूछ रहा है कि हमको कितना काम करना पड़ेगा, मतलब हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो यू एफ माइनस यू आई बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल, यानी कि जो निकालना है यू है, ये वी नहीं है। अब यू फाइनल निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यू फाइनल कितना हो जाएगा बताइए जरा, देख लीजिए। इसका इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप तो कितना हो जाएगा देखिए, 3k स्क्वायर अपॉन a। 3k स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, 3k स्क्वायर अपॉन 2a। 2a। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3k, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आने वाली है 3k स्क्वायर। देखिए ये 3 अलग कर लीजिए, तो ये k स्क्वायर अपॉन ए है, और ये 1/2 हाफ k स्क्वायर अपॉन ए है, तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, तो अपॉन 2a कितना आ जाएगा w एक्सटर्नल। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन में क्या कर देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा कि ये 2 कूलाम का चार्ज है, ये 3 कूलाम का है, डिस्टेंस ये है, और निकालिए। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट और इसमें बचता है, क्या है वो, आपका डाइपोल की एनर्जी कितनी होती है। डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके पहले आपने देखा था कि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, ये आप जान चुके हैं। द्विध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कितना बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क टाउ कितना लगता है, देखा था आपने, पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख लेगा, वो रिकॉर्डेड वाली क्लास में है शायद। अब हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो चलिए देखते हैं। ये आपका एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक समान। यहां पर एक आपने क्या रखा है, डाइपोल। ये डाइपोल का मान लीजिए माइनस क्यू वाला सिरा है और ये प्लस क्यू वाला। इसके बीच की डिस्टेंस फिर से क्या है, वही ये वाली एल और ये वाली एल, ये इसका क्या है, सेंटर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इस डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है वो कितना लगता है, पीई साइन थीटा। अब मैं मान रहा हूं कि इनिशियली ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल बना रहा था। कितना बना रहा था, θ1। हमें करना क्या है, देखो कॉन्सेप्ट अपने पास वही है, डेल्टा यू बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, या डेल्टा यू बराबर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि हम लोग बार बार काम खुद कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, एक्सटर्नल वाले का। अब हम इस डाइपोल को पकड़कर इसको घुमाएंगे, क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। तो मान लीजिए कि इसको हमने घुमाया और ये इतना यहां पहुंच गया, ये डाइपोल ऐसे आ गया, कितना आ गया ये θ2, कितना आ गया ये θ2 तक ये पहुंच चुका है। क्लियर है, θ2 ये पूरा एंगल है, याद रखिएगा, θ2 ये पूरा एंगल है।
मतलब ये पहले यहाँ से θ1 पे था, हमने घुमा के कितना कर दिया इसको θ2, तो ये नेगेटिव है और ये कौन सा है प्लस क्यू। तो अगर देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको θ1 से θ2 तक घुमाने में वर्क डन निकाल लें, ध्यान समझिएगा, अगर हम θ1 से θ2 तक घुमाने में वर्क डन निकाल लें तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। हमको चाहिए क्या पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर हमको एक बार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गया तो फिर कुछ जुगाड़ लगाकर हम लोग किसी एजम्पशन को लेकर पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले जाएंगे। तो पहला काम तो हमारा यही है कि हम क्या निकाल लें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप जान रहे हैं क्या है, डेल्टा यू बराबर क्या होता है यूएफ माइनस यू आई। ठीक है, तो यूएफ कितना है जब ये कहां पहुंच चुका है θ2 पर, और यू इनिशियल कितना है जब ये कहां है θ1 पर। याद करिए जब टॉर्क वाला हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो यहां पर फोर्स कैसा लगता है QE, और यहां पर कैसे लगता है QE, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जो टॉर्क निकल कर आता था, देखिए यहां से हम लोग देखते थे इसको बार बार, यहां से एक टॉर्क लगता था τ1 और यहां पर टॉर्क लगता था τ2। τ1 क्या होता था, इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए इस हिस्से को। अब τ1 ये ऐसे फिक्स है, यहां से आपने इसको ऐसे घुमाया तो ये कैसे घूम जाएगा, ऐसे, ये कहां आएगा नीचे। इसी तरह ये यहां से फिक्स है, आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे, ऐसे τ1 ऐसे τ2, और जो टाउ निकल के आया था वो क्या आया था PE sin थीटा। फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है P क्रॉस E, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। तो अब देखिए मैं लिख रहा हूं u θ2 माइनस u θ1 बराबर वर्क डन। आप जानते हैं कि वर्क डन के आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक W बराबर FDS और एक आपने पढ़ा होगा W बराबर टाउ डी थीटा। FDS होता है लीनियर मोशन के लिए और टाउ डी थीटा होता है रोटेशनल मोशन के लिए। तो आप यहां ध्यान से देखेंगे कि इसका कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन। ये θ1 एंगल से θ2 एंगल घूम रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा देखिए, θ1 से θ2 टाउ डॉट डी थीटा। इसको ओपन कर लीजिए तो θ1 से θ2 टाउ डी थीटा कॉस थीटा। जैसे वहां पर क्या होता था FDS कॉस थीटा, तो यहाँ टाउ डी थीटा कॉस थीटा। टाउ क्या है टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण, डी थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये ds क्या होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमें ये देखना है कि ये टॉर्क कितना होगा, ये टाउ कितना होगा। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टाउ है ये होने वाला है 180। कैसे होने वाला है 180 ये भी देख लीजिए। जो नेट टॉर्क है ध्यान से देखिएगा, ये वाला टॉर्क जो है ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, ऐसे कौन घूमती है घड़ी। ये वाला टॉर्क देखिए ये भी क्लॉकवाइज है, देखिए कैसे घूम रहा है ऐसे, ठीक है ना। आप कैसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो θ1 से कहां गए θ2, टॉर्क कैसे लग रहा है क्लॉकवाइज, डिस्प्लेसमेंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्या हो गए आपस में अपोजिट। तो थीटा कितना हो जाएगा 180। तो u θ2 माइनस u θ1 बराबर θ1 से θ2 टाउ डी थीटा कॉस 180। कॉस 180 हो गया माइनस का 1, तो u θ2 माइनस u θ1 बराबर माइनस का 1 बाहर ले लीजिए, θ1 से θ2 टाउ की वैल्यू रख दीजिए, तो है PE sin थीटा और ये है d थीटा। तो u θ2 माइनस u θ1 माइनस PE बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हैं? माइनस का कॉस थीटा। माइनस का कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां है θ1 से θ2। देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहां से u θ2 माइनस u θ1 बराबर क्या आया PE और क्या आया cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ2 माइनस cos θ1। देख रहे हैं जी। चलिए
यहां तक नोट कर लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा तब आगे बढ़ पाएंगे। हो गया? जी सर। ठीक है ना? ये जो आपने अभी तक निकाला है यहाँ पर, देखिए यहां से यहां तक जो भी आप आए हैं अभी, ये कौन सा आपने वर्क डन निकाला है? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक टॉर्क, समझ रहे हैं? ये देखिए जो आपने अभी ये किया, ये किसकी वजह से किया? QE की वजह से, ठीक है ना? यस सर। समझ रहे हैं यहां तक कि नहीं समझ रहे? जो अभी तक आपने किया है ये कौन सा प्रोसेस किया? जैसे देखिए डेल्टा यू के दो थे फॉर्मूले, एक नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या इसको सीधे सीधे अब यहां पर लिखिए इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा है डेल्टा यू बराबर प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो ये जो अभी आपने ये जो निकाला है ये वाला फॉर्मूला, ये अभी किसके लिए आप कर रहे थे? डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। ये सब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हुआ ना, QE मिलकर टॉर्क बना और उसके बाद आपने ये निकाला। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, और हम लोगों को करना किसके लिए है? डब्ल्यू एक्सटर्नल के लिए। तो देखिए मैं यहीं से इसको उठा रहा हूं, U θ2 माइनस का U θ1, ठीक है? अब अगर मुझे किसके लिए करना है? डब्ल्यू एक्सटर्नल के लिए, तो मैंने लिखा पॉजिटिव का डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब जब डब्ल्यू एक्सटर्नल पॉजिटिव का लिखेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव का डब्ल्यू एक्सटर्नल निगेटिव किसके है? WEF के। यानी कि ये देखिए एक तरफ डेल्टा यू चलता आ रहा था, एक तरफ क्या चलता आ रहा था? ये आपका वर्क डन। इधर क्या था? अच्छा एक स्टेप यहाँ और ऊपर लिख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये U θ2 माइनस U θ1 जो है, यहाँ पर हमने क्या किया है? W हमने निकाला है, W किसके लिए? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ठीक है? या अगर आप यहाँ पर ये कर लेंगे नेगेटिव ऑफ W, तो एक यहाँ नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसको फिर पॉजिटिव में बदल लेंगे। तो चलिए अभी इसको रहने दीजिए, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हम अब नेगेटिव लगाकर क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। बात समझिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन दोनों अपोजिट होंगे, बस इतनी सी बात है। अगर मैं यहीं पर इसको लेकर चलता, देखिए अगर मैं यहीं पर इसको क्या ले लेता? नेगेटिव ले लेता इस फॉर्मूले के कारण, तो एक नेगेटिव यहां आता, वही नेगेटिव यहां आता, वही नेगेटिव यहां आता, और जो ये cos 180 का नेगेटिव यहां आया है, तो ये नेगेटिव यहां आकर क्या हो गया होता? पॉजिटिव हो गया होता, ठीक है ना? अब ये जब पॉजिटिव हो गया होता तो ये cos थीटा किसका था? माइनस का, तो ये माइनस का ही बना रहता, और ये माइनस अब कहां आ जाता? बाहर आ जाता। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाता? ये आ जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है? यस। तो अब हमने क्या किया है? नेगेटिव को हम लोग पहले से ही कंसीडर कर चुके हैं। तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या मानेंगे? एजम्पशन। हम लोग का एजम्पशन, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही निकाल सकते हैं, हम लोग सिंगल नहीं निकाल सकते जब तक कुछ एजम्पशन न माने। तो अब यहां से हम लोग का एजम्पशन शुरू होता है कि लेट θ1 बराबर 90 डिग्री एंड पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री क्या है? 0। हमने माना कि θ1 जो हमारा है, मतलब जो इनिशियल पोजीशन थी डाइपोल की, वो 90 डिग्री पर है, ये हमने माना, और जो 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी। ये दो एजम्पशंस के साथ अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं। देखिए यहां पर अगर आप रखेंगे तो U θ2 माइनस का U θ1 यानी कि क्या है? 90, क्लियर है? इज इक्वल टू माइनस का PE, और ब्रैकेट में देखिए तो cos θ2 और cos θ1, θ1 की जगह कितना रखना है? 90, तो cos 90, ठीक है? फिर देखिए U θ2 और U90 को आपने 0 मान लिया है, माइनस का PE, देखिए cos θ2 और cos 90 कितना होता है? 0, तो यहां से U θ2 निकल कर आया माइनस PE cos θ2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी θ2 एंगल पर
माइनस पीई कॉस थीटा 2 होती है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी थीटा एंगल पर माइनस पीई कॉस थीटा होगी। लिख सकता हूं कि नहीं भाई? अगर थीटा 2 एंगल पर थीटा 2 का टर्म आ रहा है तो किसी थीटा एंगल पर थीटा का टर्म आएगा। और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या जाएगा? माइनस का पी डॉट ई, माइनस का पी डॉट ई। क्लियर है बात? जी सर। जिसको ये माइनस ना समझ में आया वो माइनस ध्यान दे ले एक बार फिर से। हम देखिए जो ये फॉर्मूला है आपका, W किसके लिए? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, या क्या है ये फॉर्मूला? टाउ डी थीटा। हम ये टाउ डी थीटा निकाल रहे थे, जब पॉजिटिव लेके निकाल रहे थे तो यहां पर क्या आ रहा था? पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन हमको W किसके लिए चाहिए? एक्सटर्नल के लिए चाहिए। तो हमने क्या किया? माइनस का W EF। जब ये माइनस का W EF आपने कर दिया तो ये क्या आ गया? W एक्सटर्नल। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये जो नॉर्मली टाउ डी थीटा है ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। हमने क्या किया? हम जानते हैं कि जो W एक्सटर्नल है वो नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने यहाँ पर पहले से क्या लगा दिया? नेगेटिव लगा दिया। तो अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। बात समझिएगा ध्यान से। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या रहा है? माइनस का पीई कॉस थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पी डॉट ई। एजम्पशन क्या लिया हुआ है? देखिए अगर आपको जनरल फॉर्मूला, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कंपटीशन लेवल पर आकर आप ये फॉर्मूला मत रटिएगा। कंपटीशन लेवल पर आकर आप ये फॉर्मूला मत रटिएगा, नहीं क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये फॉर्मूला रटिएगा। क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सिंपल केस नहीं देगा कि आप एजम्पशन मान के चलिए। हमारा जनरल केस तो ये है ना। अब यहां हमने अपने एजम्पशंस मान के रखे तो हमने एक सिंपल फॉर्मूला निकाला, लेकिन अपना जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ये है कि यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 बराबर माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। समझिएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो ये आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है। ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस है जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है ना? क्लियर है बात? यस सर। यस सर। तो इसको जितना भी आपको नोट करना हो अपने मतलब को नोट कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अच्छे क्वेश्चंस जो है वो इस फॉर्मूले से होंगे, ना कि इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला एक स्पेशल केस है, ये एक आपका जनरल सॉल्यूशन है, आपको याद रखना है। देखिए याद करने का कोई दिक्कत भी नहीं है। थीटा 2 माइनस थीटा 1 तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और बाहर माइनस लगा रहेगा, याद रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, मैं फिर से स्टार्टिंग से समझा दूंगा। हो गया सर। चलिए हो गया सबका? यस सर। चलिए देखिए एक चीज और देख लेते हैं फिर इसको खत्म करते हैं।
मंडे के दिन ये सब आप रेडी करके आएंगे तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे, ठीक है। ओके सर। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूं। कोई स्फीयर है, वो दो तरीके का हो सकता है, या तो सॉलिड या तो हॉलो। सॉलिड में भी दो तरीका हो सकता है, या तो कंडक्टिंग मतलब चालक गोला, या नॉन कंडक्टिंग अचालक गोला। हॉलो भी दो तरीके का हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। देखिए, हॉलो का दोनों केस, ये वाला, और सॉलिड में कौन सा केस, कंडक्टिंग। इन तीनों के लिए जो कहानी चलती है वो बिल्कुल एक जैसी चलती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी आउटसाइड, अगर इन तीनों की बात करें, चाहे कंडक्टिंग ले लीजिए, अगर हॉलो है तो चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, और सॉलिड है तो चाहे कंडक्टिंग हो। ये एक स्पेशल केस था, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाकर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपके आईआईटी और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईआईटी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक अलग से वीडियो बना हुआ होगा। अब आप देख लीजिएगा कौन सा है, शायद मेरे समझ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1E या 1F करके होगा, जो भी होगा। तो इन तीनों की अगर मैं बात करूं, जनरली कंडक्टिंग सॉलिड हो, हॉलो कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती थी वो आती थी KQ/R²। ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आती है। और इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी इन स्फीयर्स के, वो आती थी जीरो, वो आती थी जीरो। अब अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं तो पोटेंशियल आएगा KQ/R। कहां पर, बाहर, KQ/R। जैसे अगर आप स्फीयर ये बना लें तो ये इसके सेंटर है, और इस सेंटर से R डिस्टेंस पर आउटसाइड अगर आप देखें तो यहां अगर इस स्फीयर पर चार्ज कितना दिया हुआ है आपने, +Q। इस पर अगर आपने ये डेरिवेशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी कितनी, KQ/R²। ये क्या बताता था, ये यही बता रहा है कि ये हॉलो स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर इस तरह बिहेव करता है कि जैसे इसका पूरा चार्ज इसके सेंटर पर रखा हो, क्योंकि अगर सेंटर पर चार्ज रखा होगा तो R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगी। इसी तरह R डिस्टेंस पर अगर आप पोटेंशियल निकालें बाहर तो इतना आएगा, यानी कि ये उसी तरह बिहेव कर रहा है कि इसका जो चार्ज है वो सेंटर पर रखा है, और चार्ज से R डिस्टेंस दूर पोटेंशियल KQ/R होता है। अब यहां पर देखिए दो चीजें आएंगी, ये हुआ V आउट, अब एक आएगा V सरफेस और एक आएगा V इनसाइड। मान लीजिए जो इसकी स्फीयर की रेडियस है वो R है, ठीक है। तो देखिए, जब आप इस बाहर वाले पॉइंट से इस सरफेस वाले पॉइंट पर या इस सरफेस वाले पॉइंट पर आते हैं तो पोटेंशियल KQ/R हो जाता है। कैसा होता है, KQ/R। क्लियर है। हाँ, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रिक, अभी हम लोग ने देखा था डाइपोल में पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि क्या ऐसा संभव है कि पोटेंशियल जीरो ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ये क्वेश्चन किसने पूछा था, वो क्लास में है कि नहीं है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना स्टार्टिंग में, जी सर। यस सर। जिसने पूछा हो ना हो बात अलग है, उसका आंसर देख लीजिए। ऐसा संभव है इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, अगर आपके पास हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल KQ/R होता है। कौन सा R है, R। अब आप जानते हैं कि R रेडियस है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, तो ये क्या है, दोनों कांस्टेंट। देखिए यहां भी R, यहां भी R, यानी कि इन तीनों की वजह से किसी
पॉइंट पर अंदर जो पॉइंट है उस पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है, ठीक है ना। बाहर क्या है KQ अपॉन R, अंदर क्या है KQ अपॉन कैपिटल R। मतलब अब आप जब अंदर आ गए, यहाँ सरफेस पर आ गए, तो ये स्मॉल r कितना हो चुका है, अब कैपिटल R के बराबर ही तो हो चुका है। देखिए अभी यहाँ है, अब इसको कम करते 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 यहाँ पर लाइए तो ये कितना बचेगा, कैपिटल R, और अंदर भी पोटेंशियल कितना है KQ अपॉन कैपिटल R। इसका डेरिवेशन काफी बड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि डेरिवेशन कराने की कोई जरूरत है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो सर वीडियो रुक जा रहा है। माइक जिसका बंद हो वो खुला हो वो बंद कर ले, इसलिए वीडियो में समस्या हो सकती है। अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। यस सर अभी आ रहा है। ठीक है ना। आ रहा है देखिए आपको दो चीजें पता चल चुकी हैं कि ऐसा भी संभव है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो, पोटेंशियल जीरो हो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। और अब आपको यह भी पता चल चुका है कि ऐसा भी संभव है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस वाले केस में नहीं होती जीरो, ध्यान देना, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया है। इन तीनों में जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता, पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है, और सरफेस पर होता है KQ अपॉन R। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इतने कॉन्सेप्ट यहां तक थे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक और पोटेंशियल में। अब हम लोग के पास 2 दिन का समय है, सोमवार और मंगलवार का, जिसमें हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन। अगर आपको किसी और कॉन्सेप्ट में समस्या हो रही हो तो आप मंडे या ट्यूसडे को पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलिए तो अब हम लोग ओके मिलेंगे सर। मंडे के दिन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।